सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB दैट इज़ फी डिवीजन बैच। और ये होने वाला है पॉलिटी का लेक्चर 2। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किया था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान हमारा किस तरह से बना था। अब संविधान की किताब हमारी बन चुकी है जो कि लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड का, हमने देखा था। एंड इट कंटेंट हाउ मेनी आर्टिकल्स, तो उसमें अभी वो चलो आज हम अभी लेक्चर में पढ़ लेंगे कि उसमें कितने आर्टिकल्स थे, कितने शेड्यूल थे, सारी चीज़ें। तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रियम्बल, जो कि एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की समरी कहलाती है। देन उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स यानी अनुसूचियाँ पढ़ेंगे। एंड देन सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के स्रोत, यानी कौन सी चीज़ हमने कॉन्स्टिट्यूशन में किस कंट्री से बोरो करी है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कि एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है और उसके अब हम इंग्रेडिएंट्स देखने वाले हैं कि उसमें क्या क्या कंटेंट है। सबसे पहले तो आता है प्रियम्बल, दैट इज़ जिसको हम हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं और इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन की समरी बोलते हैं। तो जिस तरह हमारी कोई भी बुक होती है और कोई भी बुक को स्टार्ट करने से पहले उसके पहला जो पेज होता है वो होता है समरी, जो हमें उस बुक के बारे में सारी चीज़ें बताता है। सेम गोज़ विद प्रियम्बल। प्रियम्बल पढ़ने से हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चीज़ें पता चलती हैं। इसीलिए N.A. पालखीवाला जी ने इसको ID कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। मुंशी जी ने किस कमेटी के चेयरमैन थे? मुंशी जी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, प्लस साथ ही साथ ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर भी थे। तो उन्होंने इसको पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोला था। और अर्नस्ट बाकर ने इसको की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। हॉरोस्कोप का मतलब होता है कि जिसमें आप, हॉरोस्कोप इज़ लाइक कि इस छोटे से पार्ट में आप देख के पूरी सारी चीज़ें आप बड़ा सा व्यू ले सकते हैं। तो वही है, प्रियम्बल को आप पढ़ के, प्रियम्बल को देख के उसमें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप समझ सकते हैं कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिया होगा। ठीक, अब प्रियम्बल की अगर बात करें तो इसको हमने कहाँ से बोरो किया? इसको हमने USA से इस कॉन्सेप्ट को बोरो किया। लैंग्वेज हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। अब इतना कॉम्प्लेक्स करके वो पूछता है नहीं कि भाई लैंग्वेज कहाँ से ली है। वो जब भी आपसे पूछेगा तो सिंपली पूछेगा प्रियम्बल इज़ बोरोड फ्रॉम, आंसर इज़ USA। तो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को आप भूल सकते हो, अगर कभी पूछेगा तो आपको वो तो याद हो ही गया है, लेकिन ध्यान में रखना है USA से हमने बोरो किया। इट इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने पास किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। कब? 13 दिसंबर 1946 को ये पास होता है और इसको 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया जाता है बाई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और यही बाद में बनता है क्या? प्रियम्बल, प्रस्तावना। ध्यान इस चीज़ का रखिएगा कि जो प्रियम्बल था यानी जो प्रस्तावना है, ये जब हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, जब हमारा पूरा संविधान बन गया था, उसके बाद बना था। समझ रहे हैं आप? क्योंकि अब मान लो कि कोई बुक है, ठीक है, तो बुक की समरी तो आप तभी बता सकते हो ना जब पूरी बुक लिख गई हो, या फिर मान लो उसका इंडेक्स है तो उसका इंडेक्स तो आप तभी बता सकते हो ना जब पूरी बुक उसकी लिख गई हो। पहले कैसे बता सकते हो? तो प्रियम्बल जो है ये बाद में, जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था उसके बाद क्रिएट हुआ था, लेकिन इट वॉज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उद्देश्य प्रस्ताव से एक तरह से बोल सकते हैं मिलता जुलता था, या फिर उद्देश्य प्रस्ताव का ही मॉडिफाइड फॉर्म था प्रियम्बल। प्रियम्बल के अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें कि इसमें क्या क्या कंटेंट है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिया है कि जो संविधान है उसको अपनी जो पावर्स हैं उसकी पावर का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर हम बात करें इसमें नेचर दिया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, या फिर हमारी कंट्री का नेचर क्या है, और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक, तो सबसे पहले सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? पावर कहाँ से डिराइव करता है? पीपल ऑफ इंडिया से। कैसे पता चलता है? क्योंकि पहली लाइन ही प्रियम्बल में है, ओपनिंग लाइन, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक। यानी कि हम भारत के लोग जो है भारत को इस तरह से बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि जो लोग हैं भारत के, वही संविधान की शक्ति का स्रोत हैं। नेचर की बात करें, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये नेचर है। यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, एंड दैट इज़ कि प्रियम्बल मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, लगाता तो थोड़ा और बेटर तरीके से आप समझ पाते, नहीं तो आप अभी तुरंत जाके प्रियम्बल को देख सकते हैं। इस तरह से लाइन लिखी हुई, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेक्युलर एंड रिपब्लिक। तो यहाँ पे ये जो सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को बताता है। अब हमें एक एक टर्म का मतलब पता होना चाहिए, बहुत डीप में घुस के नहीं पढ़ना है, बट फिर भी एक आइडिया तो होना चाहिए। सॉवरेन का मतलब ये होता है कि वी आर इंडिपेंडेंट टू टेक आर डिसीजंस। हम कॉमनवेल्थ के पार्ट ज़रूर हैं। कॉमनवेल्थ में वो कंट्रीज़ आती हैं जो कभी न कभी ब्रिटेन की कॉलोनी रही थी, और ब्रिटेन खुद। दैट डजेंट मीन कि हम बाध्य हैं कॉमनवेल्थ। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को कब रेटिफाई किया था? मई 1949 को। जरा बताइए फ्लैग को कब अडॉप्ट किया था, नेशनल फ्लैग को?
तो दैट डजंट मीन कि हम बाध्य हैं, हम जब चाहे हट सकते हैं, ठीक है। तो वी आर इंडिपेंडेंट टू टेक आर डिसीजन, सॉवरेन। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी, यानी कि जहाँ पे रूल चलता है गवर्नमेंट का। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आपको डिफरेंस समझाया था इकोनॉमिक्स में। समाजवाद का मतलब यही होता है कि जहाँ पे पॉपुलिस्टिक मेजर इस तरह से लिए जाते हैं कि भाई लोगों के हित में जो चीज़ें करी जाती हैं, ना कि यहाँ पे प्रॉफिट मेन मोटिव होता है। सेक्युलर की अगर बात करें, जिसको समाजवाद बोलते हैं, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि सारे धर्मों को मान्यता है, ठीक है। इंडिया में अगर हम बात करें तो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। दो तरह के सेक्युलरिज्म होते हैं, तो इंडिया में पॉजिटिव है, यानी कि हर धर्म को मानता है। नेगेटिव किस तरह से होता है? यूएसए में नेगेटिव कि हम किसी धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं, अपना जो मन है वो करो। हमारे यहाँ क्या क्या है, स्टेट का इंटरफेरेंस रहता है सेक्युलर मैटर्स पे, और हर धर्म को समान मान्यता मिली हुई है, अनलाइक द इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो सिर्फ इस्लाम को ही मान्यता देता है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है, जैसे अब्राहम लिंकन ने डिफाइन किया था, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी कि लोगों की, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए सरकार। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र, जिसको अगर हम बात करें रिपब्लिक का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है कि जहाँ पे जो हेड है स्टेट का मतलब एक तरह से पूरी कंट्री को मानिए, तो हेड इज़ इलेक्टेड, यानी कि वो निर्वाचित है। जैसे इंडिया में हेड कौन है? प्रेसिडेंट। तो वो इलेक्टेड है कि नॉमिनेटेड? इलेक्टेड है, निर्वाचित है, वोटिंग होती है। भले हम डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन वोटिंग तो होती है। लेकिन अगर हम बात करें जैसे यूके जैसी कंट्रीज़ हैं, वो रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मोनार्च होता है, ठीक है। मोनार्क होता है, जैसे कि अभी किंग चार्ल्स III चल रहे हैं, इससे पहले क्वीन एलिजाबेथ चल रही थी, ठीक है। तो वहाँ पे क्वीन एंड किंग हेरिडिटरी हेड होता है, इलेक्टेड नहीं होता है, तो इसलिए वो आपका एक रिपब्लिक नहीं हुआ। ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो उसी के नीचे इसके, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक, इसके नीचे, ठीक है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी दी है। ये क्या है? ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। स्रोत तो ये हो गया, ये नेचर हो गया, और ऑब्जेक्टिव्स कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। तो हम जस्टिस अचीव करना चाहते हैं। कितने तरह के? 3 तरह की, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी कितनी तरह की? 5 तरह की, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी कितने तरह की? 2 तरह की, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फ्रैटर्निटी सिर्फ 1 तरह की। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वल। लिबर्टी का मतलब होता है जहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट्स ना हो। कंस्ट्रेंट्स का मतलब है कि कोई बाध्यता ना हो, आराम से खुला आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। इक्वालिटी का मतलब है समानता, जस्टिस का मतलब है न्याय, फ्रेटर्निटी का मतलब है बंधुत्व। अभी हम देखेंगे कि हमने प्रिंसिपल्स कहाँ से लिए। जैसे जस्टिस के प्रिंसिपल रशिया से लिए, और ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए। अभी ये 100% लिख के ले लो मुझसे, 100%, ना CPO और CHSL एग्जाम में पूछे तो कहना। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी कितने तरह की और कौन कौन इसके टाइप्स हैं, रट डालना इसको। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अमेंडमेंट की अगर बात करें तो प्रीएम्बल में मात्र एक ही बार आज तक अमेंडमेंट हुआ है, एंड दैट वाज 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976, जिसको कि हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। इस अमेंडमेंट को, इस संशोधन को इसने किया क्या था अमेंडमेंट करके? अमेंडमेंट का मतलब होता है कोई चेंज करना, कोई चीज़ ऐड करना, हटाना, या फिर उसको रिप्लेस करना। तो हमने यहाँ पे ऐड किया था इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट और सेकुलर, 3 वर्ड को। आप इसको सिस से याद कर सकते हो, फिर ISS से याद कर सकते हो, जैसा आपका मन हो, लेकिन याद रटना है इसको। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी, ये 3 वर्ड्स आपको रटे हुए होने चाहिए। तो ये 3 वर्ड जोड़े गए थे इस पर्टिकुलर 42nd अमेंडमेंट से। फिर कुछ केसेस हैं जो एसोसिएटेड है प्रीएम्बल से। पहला केस हुआ था बेरूबारी यूनियन केस 1960 में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि प्रीएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे मैं लिखवा दूंगा, लिखा नहीं है, ठीक है। प्रीएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हेंस इट कैन नॉट बी अमेंडेड, इट कैन नॉट बी अमेंडेड, इसीलिए इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना इंस्टेंस एकदम चेंज कर दिया, एकदम बदल दिया। उसने बोला येस प्रीएम्बल इज़, येस अकॉर्डिंग टू अबव क्वेश्चन का मतलब है कि उसने यहाँ पे जब बात आई कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, और क्या उसको अमेंडमेंट किया जा सकता है उसमें या फिर नहीं, तो बेरूबारी ने बोला नहीं। KBC ने केशव नंदा भारती केस जो 1973 में होला, उसने बोला येस इट कैन बी। तो फिर क्या सही माना जाएगा? ये सही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जजेस की बेंच थी ना, यानी यहाँ पे 13 जजेस थे, और 13 अगर आपको कोई सुप्रीम कोर्ट अपने ही जो कोई भी उसने कोई भी मान लेते हैं डिग्री ऑर्डर पास किया, उसको रिवर्स कर सकता है, लेकिन तभी कर सकता है
जब ज़्यादा जजेस की बेंच हो गई। तो इसने रिवर्स कर दिया और बोला येस इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस इट कैन बी अमेंडेड, उसमें संशोधन किया जा सकता है। और इस सेम चीज़ को कंफर्म किया LIC केस में, LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में उसने बोला येस कि प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस इट कैन बी अमेंडेड। तो इसीलिए फिर ये अमेंडमेंट हुआ 42nd अमेंडमेंट, प्रीएम्बल खत्म। अभी आते हैं शेड्यूल्स में, अनुसूचियों में। तो अनुसूचियों की अगर बात करें तो ये हैं क्या अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स हैं क्या? तो देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बन के तैयार हुआ तो उसमें अगर हम आर्टिकल्स की बात करें, अनुच्छेदों की बात करें तो 395 आर्टिकल्स थे। और कितने पार्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड था? तो ये 22 भागों में डिवाइडेड था और उसमें अनुसूचियाँ थी 8। ठीक है। और अभी अगर बात करें कितने पार्ट्स हैं, तो अभी करंट में 25 पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। शेड्यूल्स की अगर बात करें तो 12 यानी कि 12 अनुसूचियाँ हैं। आर्टिकल्स चेंज होते रहते हैं तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो मोर देन 440 आर्टिकल्स हैं, आई थिंक 448 आर्टिकल्स हैं अभी करंट में अगर बात करें। ठीक है। तो पार्ट्स 25 हैं एंड शेड्यूल्स 12 हैं। तो जो भी चीज़ आर्टिकल में कंटेंट नहीं है वो चीज़ यहाँ पर आपके शेड्यूल्स में लिखी हुई है। 12 शेड्यूल्स हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 8 शेड्यूल यानी 8 अनुसूचियाँ थी और अभी 12 अनुसूचियाँ हैं। एक एक करके हम देखेंगे। इनको याद रखने की ट्रिक ये होती है टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, जिनको नहीं पता है TEARS, टीयर्स यानी आंसू, ऑफ ओल्ड बूढ़ा PM प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड PM ऐसे याद करना है हमें। ठीक है। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। तो हमने पहला लेटर ले लिया और उससे बना ली ट्रिक। T से क्या है? टेरिटरीज, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन होगा या फिर एक्सपेंशन या फिर एक्सटेंशन बोल सकते हैं, एंड जुरिस्डिक्शन। तो पहला जो शेड्यूल है उसमें ये लिखा हुआ है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका जुरिस्डिक्शन यानी उनका क्षेत्राधिकार कितना है। सिंपल। इसमें क्या लिखा हुआ है? नेम्स एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। सिंपल। सेकंड, टीयर्स, ई, एमोल्यूमेंट। एमोल्यूमेंट का मतलब होता है भत्ता, कि कितना अलाउंस मिल रहा है। तो किस किस का अलाउंस लिखा हुआ है इसमें? तो इसमें प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट के अलावा गवर्नर हो गया, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। चेयरमैन कौन होता है हमें पता है, जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो कोई और नहीं बल्कि हमारा वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। ठीक है। चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये सब के बारे में मेंशन्ड है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का भी यहाँ पे मेंशन्ड है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस का भी एमोल्यूमेंट मेंशन्ड है। वहीं अगर हम अफर्मेशन ओथ की बात करें तो किसकी मेंशन्ड है? प्रेसिडेंट, गवर्नर, इन सब की मेंशन नहीं है इसमें। ओथ वगैरह किसकी मेंशन्ड है? ओथ मेंशन्ड है यहाँ पे जो हमारे पार्लियामेंट, जैसे अभी जो ओथ शपथ ग्रहण हुआ है तो इन सब की जो ओथ वगैरह है वो सब मेंशन्ड है यहाँ पे, जो हमारे न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, MPs, MLAs, इनकी मिनिस्टर्स की ओथ यहाँ पे लिखी हुई है। प्लस यहाँ पे कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल भी है, प्लस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका भी अफर्मेशन एंड ओथ यहाँ पे मेंशन्ड है। क्या सर ये हमें याद करना है जो आपने बताया? अगर ये शेड्यूल्स आपको याद हैं तभी आप उस चीज़ को याद करिएगा, नहीं तो पहले शेड्यूल्स पे फोकस करिए। रेयर ये है कि ये इस तरह से क्वेश्चन आता है कि एमोल्यूमेंट किस किस का मेंशन है जो यहाँ पे बना होता है। अफर्मेशन जो भी मैंने बताया, प्रेसिडेंट, थर्ड शेड्यूल में आपका प्रेसिडेंट नहीं है, गवर्नर नहीं है, स्पीकर, चेयरमैन, ये सब कोई नहीं है। कौन है? जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, और जो आपके मिनिस्टर्स हो गए, और आपके कैग हो गया, और आपका सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस हो गए। ये आपको तभी याद करना है जब बाकी सारी चीज़ें याद हैं, क्योंकि बहुत कम ही क्वेश्चन पूछता है इससे। राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया है 4th शेड्यूल में, यानी कि किस स्टेट से कितनी सीट राज्यसभा को निकलेंगी। जैसे सिक्किम से मात्र 1 सीट निकलती है, यूपी से सबसे ज़्यादा 31 सीट निकलती हैं। यूपी से चाहे लोकसभा और चाहे राज्यसभा सबसे ज़्यादा सीट जाती हैं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन। शेड्यूल्ड एरियाज़ यहाँ पे दिए हुए हैं, तो काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी एरिया को जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब रह रही हो, ST पॉपुलेशन ज़्यादा हो, तो उनके इंटरेस्ट को कंजर्व करने के लिए प्रेसिडेंट फ्रॉम द एडवाइस ऑफ गवर्नर वो किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकता है, जहाँ पे उनको ये पावर आ जाती है कि भाई आप वहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल आप सेटअप कर सकते हैं। और यहाँ ये होते हैं जो शेड्यूल 6 में, ये अदर शेड्यूल्ड एरियाज़, या फिर इनको हम ट्राइबल एरियाज़ के नाम से जानते हैं, ट्राइबल एरियाज़। और ध्यान रखिएगा शेड्यूल्ड एरियाज़ अगर हम बात करें, अभी टोटल 10 भारत में राज्य हैं जिनके पास शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं। ये भी फैक्ट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उतना ज़्यादा अभी तक इस पर क्वेश्चन नहीं बने। ठीक है। कितने स्टेट्स हैं? 10 स्टेट्स हैं यहाँ पे आपके। और वहीं अगर बात करें ट्राइबल एरियाज़ तो ये 4 राज्यों में, असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
किस टर्म्स में, किसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं। तो याद कैसे रखना है, याद रखना है एटीएम मनी से, एटीएम मनी, असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। लेकिन पता है ऑप्शन में क्या देगा वो आपको, पक्का 100% अगर इस पे क्वेश्चन आया तो मणिपुर ऑप्शन में देगा, क्योंकि दो दो एम है तो आपको लगेगा मणिपुर भी। तो ध्यान रखना इस एटीएम में मनी नहीं है बस, ठीक। तो ट्राइबल एरियाज़ के पास पावर होती है कि यहाँ पे था कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल सेटअप कर सकते हैं, यहाँ पे ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सेटअप की जाएंगे, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इनके पास इतनी पावर होती है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई भी पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ काम नहीं करता है, ये खुद से अपने जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेट्स के नाम रट लीजिएगा अच्छे से, एटीएम मनी, इसमें मनी नहीं है, मणिपुर नहीं है। 7th है आपका फेडरल प्रोविजंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें 3 लिस्ट दी हुई हैं, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि हमारा पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, देश की संसद कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट हैं जिसमें कि राज्य का विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है। एंड कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट है जिसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही लॉ बना सकता है, लेकिन अगर दोनों ने बना दिया तो यूनियन का प्रिवेल करेगा, यानी कि पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया वो प्रिवेल करेगा, वो ऊपर रहेगा। यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में अपर हैंड होता है पार्लियामेंट के पास। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो इसमें ये मत सोचना ये 5 सब्जेक्ट हैं, 100+ सब्जेक्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन हमें सब तो रटने नहीं है, बेसिक सेंस पकड़ के चलना है कि यूनियन लिस्ट में वो जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो होंगे जिनका लेना देना पूरे देश से है, एक सर्टेन पार्ट से नहीं। तो डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन यूनियन लिस्ट में आते हैं। स्टेट में अगर बात करें, पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन, ये सब आपका स्टेट लिस्ट में आता है, जो छोटे छोटे मैटर्स हैं, ठीक है। पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, हेल्थ, बस एक ही यूटी हमारा दिल्ली का। अगर हम बात करें तो दिल्ली का जो पुलिस है वो सेंटर के हाथ में है, और वो इसका रीज़न ये है क्योंकि दिल्ली हमारी कैपिटल है कंट्री की, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सिक्योरिटी। कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, वेट्स एंड मेजर्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। और याद कैसे रख लेंगे कि जैसे जैसे मैरिज वगैरह है, डाइवोर्स हो गया, ठीक है, डाइवोर्स हो गया, तो ये सब क्योंकि मैरिज किसी के बस की बात नहीं है तो इसलिए इसको बीच में डाल दिया। एंड इसी में आपका ट्रेड यूनियन भी आ जाएगा, ठीक है, इसी में ही आपका ट्रेड यूनियन अगर पूछ ले तो ट्रेड यूनियन इसी में आ जाएगा। और अगर बात करें बेटिंग एंड गैम्बलिंग तो ये स्टेट लिस्ट में आ जाएगा, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। ये जो आपका फॉरेस्ट और जो है ना, ये फॉरेस्ट एजुकेशन, ये पहले स्टेट लिस्ट में आते थे, देन 42nd अमेंडमेंट ने उठा के या स्टेट लिस्ट से इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट इसमें है, देन इसमें, एंड देन सबसे कम स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट हैं। क्लियर। अभी आते हैं 8th शेड्यूल में, 8वीं अनुसूची में, जिसमें कि दी हुई है क्या, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, यानी कि आधिकारिक भाषाएं दी हुई हैं। ओरिजिनली 14 दी हुई थी, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और अभी 22 है, यानी 22 है, यानी 8 लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं। कौन कौन सी ऐड हुई हैं, 21st अमेंडमेंट से सिंधी ऐड हुई है, 71st अमेंडमेंट से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी आपको पता है, हमने अभी ज्योग्राफी पढ़ा था, तो कोंकण कोस्ट किसको बोला था, महाराष्ट्र, गोवा। तो ये सदर्न महाराष्ट्र, गोवा में जो लैंग्वेज बोली जाती कोंकणी, मणिपुर में मणिपुरी और नेपाली, नेपाल का जो एरिया वहाँ पे, तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये आपका 71st अमेंडमेंट से जोड़ा गया। 92nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है, BDSM, ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हो इसको, KMN है ना, KMN आसानी से याद हो जाएगा, BDSM, ठीक है। और 96th अमेंडमेंट ने क्या किया था, ओडिया को जोड़ा नहीं था एक्चुअल में, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहले इसका बस नाम चेंज किया इसने, होता था आपका ये ओडिया और फिर हो गया अभी ओडिया, तो बस नाम चेंज किया। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लैंग्वेज। अच्छा, कभी कभी पूछ लेता है इसमें से कौन सी लैंग्वेज है कौन सी नहीं है, तो एक जो ऑप्शन जो देता है वो भोजपुरी देता है, तो भैया भोजपुरी नहीं है, ठीक है, तो आपका भोजपुरी नहीं है। चलो भैया, इसको ये राजा जी को बंद करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, 9th शेड्यूल है ये आपका। तो लैंड रिफॉर्म्स इसमें क्या दिया हुआ है, तो एक्चुअल में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, अब देखो 8 शेड्यूल्स थे हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और अभी टोटल कितने हैं, 12 हैं, तो यानी 4 ऐड हुए हैं, 9th, 10th, 11th एंड 12th। तो 9th ऐड हुआ है फर्स्ट अमेंडमेंट से, पहले यही याद करना है आपको कि किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये फर्स्ट से, ये 52nd से, ये 73rd अमेंडमेंट से, और ये 74th अमेंडमेंट से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब है क्या, तो इसमें लैंड रिफॉर्म्स, एक्चुअली जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कुछ ज़मींदार के पास बहुत पार्ट ऑफ लैंड था, और कुछ लोगों के पास एकदम लैंड नहीं थी, जो पेजेंट क्लास था,
ठीक है, बिकॉज ये सिस्टम मुगल्स के टाइम से चलता चला है, तो ब्रिटिशर्स ने इसको खूब अच्छे से डेवलप किया, जिसकी वजह से कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन और कुछ लोगों के पास बिल्कुल नहीं। तो इसी वजह से यहाँ पे एक लैंड सीलिंग लेके आई गवर्नमेंट कि भाई कोई भी एक सर्टेन पार्ट के बियॉन्ड लैंड होल्ड नहीं कर सकता है। तो वही है लैंड रिफॉर्म्स, और इसमें इसने ये बोला था कि हम कोई भी चीज़ डाल देंगे। किसने बोला? मतलब पार्लियामेंट ने बोला कि कोई भी हम इसमें एक्ट जो डलेगा वो इट वुड बी बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जुडिशरी जो है, जो न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती उसमें, यानी कि न्यायालय समीक्षा नहीं कर सकता है उसमें, रिव्यू नहीं कर सकता है कि भाई सही है गलत है, उसमें अपना जजमेंट पास नहीं कर सकता है, यानी कि उसको पूरी तरह से इम्यूनिटी मिल जाएगी। हमारा एक केस हुआ था, ध्यान रखिएगा, एंड वो केस था IR कोहेलो केस। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि याद करो IR कोहेलो केस 2007 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला याद करो KBC केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, जो कि 13 जजेस बेंच थी, कि बेसिक स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ होती है, और कोई भी चीज़ अगर बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करेगा तो उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो यानी कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अपने आप में, तो उसको लिया नहीं जा सकता। यानी कि लैंड जो 9 शेड्यूल में अगर कोई भी चीज़ अगर डालेगा, चाहे पार्लियामेंट चाहे स्टेट लेजिस्लेचर, जुडिशरी रिव्यू कर सकती है उसको। ये IR कोहेलो केस में बोला गया, जिसको कि हम फेमस 9th शेड्यूल केस के नाम से जानते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है मैं इन शॉर्ट समझा देता हूँ। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ संविधान में। ये KBC दैट इज केशव नंदा भारती केस 1973 में जो हुआ था उसमें निकल के आया था ये बेसिक स्ट्रक्चर, कि ये उसमें वो चीज़ें हैं जिसमें कि पार्लियामेंट एक तरह से, अभी हम देखेंगे जब फंडामेंटल राइट्स हमको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे देखेंगे, ठीक है, अभी के लिए स्किप करो। डिफेक्शन लॉ की अगर बात करें तो ये 10th शेड्यूल में है, जिसको 52nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। इसको हम दल बदल विरोधी कानून के नाम से जानते हैं। जब कोई MP या फिर MLA पार्टी छोड़ के जाते हैं इधर से उधर, तो उसमें उनके खिलाफ डिफेक्शन लगता है। अगेन पार्लियामेंट वाले चैप्टर में वहाँ पर देखेंगे कि दल बदल वाला कानून लगता है, जिसके तहत उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, और ये पावर होती है जो भी लोकसभा का स्पीकर या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्पीकर होता है उसके पास। दैन जो 11th शेड्यूल है इसमें दिया हुआ पंचायत के बारे में, और इसको ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट, और इसमें टोटल कितने फंक्शनल आइटम्स हैं? तो 29 फंक्शनल आइटम्स हैं, और 12 में नगर पालिका यानी म्यूनिसिपैलिटी के बारे में दिया हुआ है, और इसमें कितने हैं? 18 फंक्शनल आइटम्स हैं। वंस अ लेजेंड सेड दैट नगर पालिका को गड्ढे भरने चाहिए, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं अभी सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत। तो यहाँ पे हमारे शेड्यूल्स भी खत्म होते हैं, ठीक है, और आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वैसे तो होना नहीं चाहिए। स्टार्ट करते हैं संविधान के स्रोत, यानी कौन सी चीज़ हमने कहाँ से ली कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहले आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पे। क्यों सबसे पहले? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस रहा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर सबसे ज़्यादा चीज़ें हमने बोरो करी अपने संविधान में, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से करी, ठीक है। जैसे कि इमरजेंसी प्रोविजंस, सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट, पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑफिस ऑफ गवर्नर, फेडरल स्कीम, ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया। और एक चीज़ याद रखिएगा कि कुछ इमरजेंसी के प्रोविजंस जैसे सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो हमारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो सस्पेंड हो जाते हैं, वो हमने जर्मनी का जो वेमार कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से लिए चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी UK से हमने क्या क्या चीज़ें ली? तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज़ जो संसदीय प्रणाली है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, यानी कि जो सांसद लोग होते हैं, और संसद एज अ होल, और सांसदों की एज एन इंडिविजुअल जो कुछ प्रिविलेजेस होती हैं, जो स्पेशल इनको कुछ राइट्स मिले हुए हैं, वो यहाँ से लिए। सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता, यानी कि अभी समझेंगे हम अगले लेक्चर में, ठीक है। जितना समझ में आए तो ठीक है, नहीं आगे समझ में आ जाएगा आपको। रूल ऑफ लॉ की अगर बात करें, यानी कि कानून का नियम होगा, ये हमने UK से लिया है। जो मेरे प्रेरोगेटिव रिट्स हैं, परमाधिकारी रिटें हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंशन के टाइम पे काम आती हैं, हम देखेंगे मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में, वो हमने UK से ली है। फिर USA से बात करें तो USA से बात करें क्या लिया? और एक चीज़, हाँ, ये लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, यानी कि जिस तरह से हमारा कोई भी लॉ बनता है उसको लेजिस्लेटिव प्रोसीजर बोलते हैं, वो भी हमने UK से लिया। बिकॉज अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया तो ऑब्वियसली बात है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर तो लिया ही होगा, बिकॉज लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का मतलब है लॉ कैसे बनता है, और लॉ कैसे बनता है हमें पता है, पार्लियामेंट से जब पास होती है। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। और बाई कैमरल जो लेजिस्लेचर है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर में द्विसदनीय विधानमंडल है, सेंटर में भी और स्टेट में भी। हमें पता है कि सेंटर में लोकसभा है और राज्यसभा है, तो इसको हम बाई कैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं, 2 सदन है। इसी तरह हमारे कुछ राज्य हैं, सारे नहीं कुछ हैं, कितने स्टेट्स हैं जरा बताइए कमेंट में, जहाँ पे आपको बाई कैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद भी देखने को मिलेगी। USA से अगर बात करें तो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, प्रीएम्बल अभी देखा, सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों का बंटवारा, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ध्यान रखना इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर तो है, लेकिन USA जैसा स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है,
ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल, एग्जीक्यूटिव यानी कि आपका जो कार्यपालिका होती है, और जुडिशियल यानी कि न्यायपालिका, इनके बीच में सेपरेशन तो है लेकिन स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है। आप ज़्यादा डीप पे इस पर नहीं जा रहे हैं। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि संविधान सुप्रीम है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और न्यायिक समीक्षा जुडिशियल, भी दोनों चीज़ ली है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज यानी कि सबके समान कानूनों का जो समान संरक्षण होगा, यानी कानूनों का समान संरक्षण। इलेक्शन ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, यानी जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, यूएसए में प्रेसिडेंट होता है, हमारे यहाँ भी प्रेसिडेंट होता है, लेकिन इनके यहाँ डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, हमारे यहाँ इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। राष्ट्रपति का जो महाभियोग है दैट इज इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को इम्पीचमेंट बोलते हैं, प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में देखेंगे। और इनकी जो पोस्ट हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट हैं, ये भी हमने यूएसए से ली है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ध्यान रखना फाइनेंशियल इमरजेंसी यहाँ से नहीं, फाइनेंशियल इमरजेंसी हमने ली है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। अभी आते हैं कनाडा से। तो कनाडा से हमने फेडरलिज्म लिया है, यानी कि जिसको संघवाद बोलते हैं। अब देखो फेडरलिज्म आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, फेडरल स्कीम यहाँ पे, बट यहाँ पे जो फेडरलिज्म है दैट इज़ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। क्या है? फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे जो फेडरेशन है, फेडरेशन का मतलब होता है संघवाद, जिसमें कि सेंटर और स्टेट्स एज जो हमारी डिफरेंट यूनिट्स, हमें पता है भारत में एक ही सेंटर है और बहुत सारे राज्य हैं, कितने 28 राज्य हैं, तो इनके बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, उसको फेडरेशन बोलते हैं। लेकिन हमें पता है हमारे राज्य में, हमारे देश में सेंटर यानी केंद्र के पास ज़्यादा पावर है, ठीक है। किसके पास ज़्यादा पावर है? केंद्र के पास ज़्यादा पावर है, सेंटर के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं, जिसकी वजह से इसको हम फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर बोलते हैं। और ये सेम चीज़ कनाडा में भी चलती है। सेंटर अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ द स्टेट, यानी कि जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है, अभी ऊपर देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया, लेकिन जो सेंटर यानी जो केंद्र नियुक्ति करता है राज्यपालों की राज्यों में, वो चीज़ हमने कनाडा से ली है। एंड रेजिडुअरी पावर रेस्ट विद द सेंटर। तो अभी हमने देखा था यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। मान लेते हैं कोई एक ऐसा सब्जेक्ट निकल के आ जाता है जो तीनों लिस्ट में ना हो, तो उसको हम बोलते हैं रेजिडुअरी लिस्ट। और वो रेजिडुअरी जो पावर होता है, उस पर लॉ बनाने का जो पावर होता है, वो सेंटर के पास होता है। तो फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नर, रेजिडुअरी पावर विद द सेंटर, सी से सेंटर और सी से कनाडा। एंड एडवाइजरी जुडिसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायिक क्या बोल सकते हैं इसको, एडवाइजरी नहीं, न्यायिक जो क्षेत्राधिकार है, वो भी कनाडा से हमने लिया है। ये हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल नंबर 143 है जो इसको ये पावर देता है। प्रेसिडेंट एडवाइस लेने जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, हम सुप्रीम कोर्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, बड़ा आसान है याद करना, एस से सिटिंग हो जाएगा। सिटिंग का ये है जॉइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक, पढ़ेंगे आगे। लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है आज तक 3 बार हुई है, तो एस से सिटिंग हो जाएगा। TRA से ट्रेड एंड कॉमर्स हो जाएगा, और L से हो जाएगा लिस्ट, L से हो जाएगा लिस्ट। कौन सी लिस्ट? कॉन्करेंट लिस्ट। तो समवर्ती सूची ली है ऑस्ट्रेलिया से। एंड डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन दी सेंटर स्टेट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअली में जो हमने सेपरेशन ऑफ पावर लिया वो यूएसए से लिया। आयरलैंड से बड़ा आसान है, RED निकाल लो इससे, आयरलैंड का RED रेड निकाल लो। R से हो जाएगा राज्यसभा यानी नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा। हमको पता है कि प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नामित करता है राज्यसभा में, 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है राज्यसभा में, वो लिया है, ठीक है। E, और ध्यान रखना इलेक्शन नहीं लिया है, इलेक्शन टू राज्यसभा नहीं लिया है। राज्यसभा में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे 250 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं, जिसमें 238 टू 38 इलेक्टेड होते हैं, 12 नॉमिनेटेड यानी नामित होते हैं। अब इनमें से जो नॉमिनेशन है वाली प्रक्रिया वो तो हमने आयरलैंड से ली है, लेकिन जो इलेक्टेड होते हैं ये हमने लिया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है? एक चीज़ तो ली है आपकी इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, इलेक्शन इन राज्यसभा जो होता है वो लिया हमने, जो कि हमारा अपर हाउस है। और साउथ अफ्रीका से ही हमने प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट लिया है, यानी जो हमारे संविधान का संशोधन का जो पूरा प्रक्रिया है वो हमने यहीं से लिया है, साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से। क्लियर? जर्मनी से हमने क्या लिया, जहाँ का वेमार कॉन्स्टिट्यूशन है। एक तो प्रेसिडेंट की पावर ड्यूरिंग इमरजेंसी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, और जो हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल, वो हमने जर्मनी का जो वेमार कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से ली है। रशिया यानी USSR, जो अर्स्टवाइल USSR है, उससे हमने क्या लिया है, तो उससे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौलिक करते हुए लिए हैं। आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल एंड क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आइडियल्स ऑफ जस्टिस यहाँ से लिए हैं, ठीक है। आइडियल्स ऑफ जस्टिस कौन क्या क्या है आइडियल्स ऑफ जस्टिस, तो ये है सोशल, अभी हमने देखा था, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल,
ठीक है। तो ये जो आइडियल्स हैं 3 तरह के, ये हमने लिया यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से, एंड 5 ईयर प्लान ये हम देख चुके इकोनॉमिक्स में, ये भी हमने यूएसएसआर से ही बोरो किए थे। फ्रांस से अगर बात करें तो यहाँ हमने लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी जो अभी हमने देखा था प्रियम्बल में, उसके कॉन्सेप्ट बोरो किए हैं, एंड रिपब्लिक भी बोरो किया, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और रिपब्लिक सिस्टम, यानी कि जहाँ पे हेड इलेक्टेड होगा। एंड जापान से हमने प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ, यानी कि विधि के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो हमने लिया है, यानी कि विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है कि कोई भी बिल को अगर एक्ट बनना है, देन इसको लॉ बनना है, तो पहले लोकसभा से, देन राज्यसभा से, जरूरी नहीं पहले लोकसभा राज्यसभा दोनों से देन पास होना चाहिए, देन उसको प्रेसिडेंट की असेंट मिलनी चाहिए, सहमति मिलनी चाहिए। इसी को बोलते हैं प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ। ये हमने जापान से लिया। खत्म हो गया लेक्चर। ठीक, तो आई होप ये लेक्चर काफ़ी थोड़ा सा बड़ा हो गया, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें देखिए, प्रियम्बल, शेड्यूल, सोर्सेज, तो थोड़ी बड़ी तो चीज़ें थी, तो इस वजह से सारी चीज़ें कवर करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। कोई नहीं, यहाँ पे आपने टाइम पास नहीं किया, ठीक है, आपने कुछ अच्छी चीज़ें सीखी हैं। बाकी किसी कोई डाउट वगैरह तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। इस पर्टिकुलर लेक्चर का माइंड मैप का जो PDF है वो आपको मिल जाएगा परमार SSC टेलीग्राम पे। और आई होप सभी लोग क्विज़ भी अटैम्प्ट कर रहे होंगे, जो क्विज़ ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आती है तो जो करना है वो करो। ठीक, धन्यवाद।